परीक्षा अर्जन अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत समझाए थे, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। आज हम समझेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि अनवीनीकरणीय स्रोत। अनवीनीकरणीय स्रोत में सबसे पहले हम समझेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले तो बच्चों हमें ये आना चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा होती है किसी परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा होती है, किसी परमाणु के नाभिक में जो संचित ऊर्जा होती है, मतलब उसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसी नाभिकीय ऊर्जा को हम कैसे दो भागों में कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बच्चों आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाभिकीय विखंडन। विखंडन सबसे पहले तो यही होता है, देखो विखंडन, विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, मतलब भागों में बट जाना। विखंडन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? दो भागों में बट जाना। छोटे छोटे, जैसे अपन के अपने पास एक सेब होता है, उसको काट देते हैं, उसके बाद में उसके दो टुकड़े बट जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं, तो वो देखो दो भागों में बट गया। वैसे ही नाभिकीय विखंडन होता है, उसको उसका मीनिंग ही ये होता है दो भागों में बांटना। तो सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मतलब परिभाषा आनी चाहिए। परीक्षा में परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की डेफिनेशन होती है जब किसी नाभिक के या जब किसी बाहरी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। क्या की जाती है? बमबारी की जाती है। तो वो भारी नाभिक दो हल्के हल्के, कैसे? दो हल्के हल्के, जैसे मेरे पास ये एक भारी नाभिक है, ठीक है, अब मैं इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाऊंगी एक की, तो उससे क्या होगा? ये भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उस टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब मैं देखो बच्चों, इस नाभिकीय विखंडन की पूरी परिभाषा को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे अपने पास है यूरेनियम। यूरेनियम का एक भारी नाभिक अपने पास, क्या है? यूरेनियम का एक भारी नाभिक, ये है यूरेनियम का एक भारी नाभिक। अब अपने मन में ये भी सवाल हो रहा होगा आप लोगों को, बच्चों को पता नहीं होगा कि मैम ने ये 135 लिख दिया है, ये 92 लिख दिया है, ये यू लिख दिया है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, ये 92 है, ये परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये यूरेनियम का संकेत होता है यू। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यू। और ये होता है परमाणु भार। तो इसी यूरेनियम पर हम एक न्यूट्रॉन की क्या करवाएंगे? बमबारी करवाने पर ये यूरेनियम दो हल्के छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। प्लस तो ये है, देखो यूरेनियम का भारी नाभिक है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई तो अपन ने क्या हुआ? इसमें 56 39, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये वेरियम होता है। क्या होती है ये? वेरियम। क्या होता है ये? वेरियम। ये क्या होता है? वेरियम। और ये क्या होता है? क्रिप्टॉन। परिभाषा से देखो समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो जब ये कॉपी चेक होगी आपकी, तो आप उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो यूरेनियम के भारी नाभिक पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराने पर दो वो हल्के हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर इसमें 3, ये 3 लिखा है, 3 न्यूट्रॉन है, ये क्या है?
3 न्यूट्रॉन, प्लस इसमें क्या निकली, एनर्जी। क्या निकली, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा निकली। क्या निकली, ऊर्जा। इसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। इसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, ये ऊर्जा है, इसको बोलेंगे नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। अगला अपन चलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होती है, संलयन का मीन्स होता है, संलयन मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। जैसे अपन 1 + 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2। वैसे ही इसी को, इसको भी जोड़ेंगे। क्या होता है, नाभिकीय संलयन में तो क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, नाभिकीय संलयन में होता है जोड़ना। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन का दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऊर्जा भी बोलते हैं। नाभिकीय संलयन ऊर्जा को न्यूक्लियर ऊर्जा भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर, जैसे दो हल्के नाभिक क्या होते हैं, परस्पर संयुक्त होकर मतलब मिलकर, क्या होती है, मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखो ये उल्टा है, उसके नाभिकीय विखंडन के ये विपरीत है। क्या है, विपरीत है। उसमें क्या हो रहा था, टूट रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो नाभिकीय संलयन का मीनिंग ही, मतलब ही होता है, संलयन मतलब जुड़ना। तो जब इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया में, जो ये क्रिया कब होती है, उच्च ताप पर होती है। क्या होती है, उच्च ताप पर होती है। जब ये क्रिया उच्च ताप पर होती है तो इसी कारण उसको क्या कहते हैं, थर्मो न्यूक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं, जब मतलब वो प्रक्रिया जब हुई तो वो उच्च ताप पर हुई, और उसी उच्च ताप को हम क्या बोलेंगे, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। अब देखो अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बच्चों। देखो जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कैसे होते हैं, 3 समस्थानिक। तो इन्हीं के माध्यम से देखो, हाइड्रोजन के मैंने 2 समस्थानिक लिए, ये होते हैं देखो 1H1 1H2, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। तो ये ड्यूटेरियम, इनको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इनको, ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम जुड़कर एक भारी नाभिक मतलब हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, ये हो गया हीलियम। आपको नाम नहीं पता होगा इसलिए मैं आप नोट कर देती हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। हीलियम, न्यूट्रॉन, प्लस इसमें क्या हो गया, ऊर्जा निकली। यही ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है। ये क्या होती है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है, क्योंकि ये उच्च ताप पर होती है। कैसी होती है, उच्च ताप पर होती है, इसलिए इसको नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा भी बताई थी, क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा। अब अपन समझेंगे सौर ऊर्जा। क्या समझेंगे, सौर ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उच्च ताप पर, जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि आपको पता है लगभग 5 करोड़ वर्ष से सूर्य हमें रोशनी मतलब गर्मी देता आ रहा है, और न जाने कितनी वर्षों तक हमें रोशनी देता रहेगा। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो संलयन अभिक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। कैसे होती है, जुड़ जाती है, फोकस हो जाती है। तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। उसी सौर ऊर्जा का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं बच्चों, तो इसके बारे में हम आज समझेंगे। आया समझ में आपको, सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा मैंने आपको सादा सा सिंपल भाषा में समझाया है सौर ऊर्जा क्या होती है। तो सौर ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन, जैसा कि आपने देखा है आजकल प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास कर लिया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास कर लिया है। तो उसी से क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे देखो सौर ऊर्जा,
ये मैंने लिखा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर 280 दिन तक हमें या इससे भी अधिक उच्च ताप प्राप्त होता है। क्या होता है? उच्च ताप प्राप्त होता है। क्या होता है? उच्च ताप प्राप्त होता है। उसी सौर ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में आज उपयोग में ला रहे हैं। किस में ला रहे हैं? दैनिक जीवन के उपयोग में ला रहे हैं। तो सूर्य की ऊर्जा को हम दो भागों में बांट देते। देखो किन किन उपयोग में हो रहा है। पहले होता है सोलर कुकर। क्या है? सोलर अब मैं आप इसका चित्र इसलिए नहीं बना रही क्योंकि चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है। मेरा तो सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में किस प्रकार होता है। तो सोलर कुकर एक धातु का बना हुआ एक बॉक्स होता है। धातु का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसकी मतलब दीवारें कैसी होती हैं? काले कलर की पेंट कर दी जाती है। धातु का बना हुआ है, उसमें कांच भी लगा होता है और उसकी दीवारें होती है वो काले कलर की पेंट कर दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है काले कलर की, तो इसकी सोलर कुकर संयंत्र को चित्र सहित समझाइए। देखो परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है, सोलर कुकर को सचित्र समझाइए। सचित्र का मतलब होता है चित्र बनाकर समझाइए, ये होता है। तो सबसे पहले सोलर कुकर धातु का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसका पृष्ठ सफेद की तुलना में क्या होता है? काला रंग दिया जाता है। काला किस लिए रहेगा? क्योंकि सफेद पृष्ठ की अपेक्षा जो काला पृष्ठ होता है वो ऊष्मा को, सूर्य की किरणें जो आती है हमारे, जैसे ये मेरा फोकसन बिंदु है, ठीक है, ये केंद्र है मेरा। क्या है? केंद्र। जैसे ये सूर्य की किरणें इस पे आएंगी, ये से सूर्य की किरणें आएंगी तो ये काला अवशेष होता है। क्या? ये काला रंगीन। देखो इसकी दीवारें ऐसे मैंने काली कर दी, तो ये काली होती है ना, ये काली दीवारें ये उस जो सूर्य की आती है ऊर्जा या किरणें आती हैं उसको क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और जब ये सूर्य की किरणें अवशोषित कर लेती हैं तो जो उसमें उच्च ताप, उसमें क्या हो जाता है? उच्च ताप हो जाता है। जो दीवारें होती हैं उसकी क्या कर लेती है? उसको अवशोषित कर लेती हैं और उसमें क्या हो जाता है? उच्च ताप हो जाता है। उच्च ताप होने से उसमें जो खाना पका देता है वो 15 से 20 मिनट तक क्या हो जाता है? पक जाता है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब अपन को पर्याप्त मात्रा में सूर्य ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ये तभी संभव हो सकता है जब हमें पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों आपको ये पता है मार्केट में सोलर कुकर 1500 से 2000 के बीच लगभग प्राप्त हो जाता है। तो सोलर कुकर का उपयोग अपन किस में करते हैं? सोलर कुकर, इसमें देखो क्वेश्चन में ये भी आता है सोलर कुकर के उपयोग लिखो। तो सोलर कुकर का मुख्यतः उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। अब अपन आते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग दूसरा किसमें करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में भी करते हैं। किसमें करते हैं? विद्युत बनाने में। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि विद्युत बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे होगा। तो देखो बच्चों, सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में कैसे किया जाता है? वो सौर सेलों के माध्यम से या सौर सेल या सौर पैनल, सौर सेल या सौर पैनल के माध्यम से किया जाता है। सौर सेल क्या होता है? जो सौर सेल होता है वो सूर्य की आने वाली किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और उसको सूर्य से आने वाली किरणों को, गतिज किरणों को मतलब यांत्रिक उस किरणों में परिवर्तित, मतलब विद्युत किरणों में परिवर्तित कर देता है। और जब इन्हीं सौर सेलों को अधिकांश, जैसे मैंने ये एक प्लेट लगाई है, दूसरी प्लेट लगाई है, तीसरी प्लेट लगाई है, जब इन्हें श्रृंखला से लगा दिया जाता है, मतलब इनकी चेन बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? चेन बना दी जाती है। तब इन्हें श्रृंखला से लगा दिया जाता है सौर सेलों को, तब उसी प्रक्रिया को हम सौर पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पैनल कहते हैं। और सौर सेल क्या होता है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। क्या किसका बना हुआ होता है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जो हमें क्या प्रकृति पे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सौर पैनल का सिलिकॉन होता है वो हमें प्रकृति से प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो सिल्वर, चांदी का बनाया जाता है। सिल्वर, चांदी का बनाया जाता है।
और जो सिलिकॉन होता है ना, सौर पैनल में सिलिकॉन का यूज होता है, वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता और उसकी लागत भी क्या होती है, लागत में भी वृद्धि होती है, मतलब महंगा मिलता है वो हमें, इसलिए उसका यूज घरों में नहीं कर सकते। सिर्फ उसका यूज जो वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं उनमें सौर पैनल का यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा चंद्रयान 2, पिछले साल चंद्रयान 2 था, मार्स ऑर्बिटर था, क्या था, मार्स ऑर्बिटर, उसमें सौर पैनल का यूज किया गया था। तो बच्चों आपने समझा सौर कुकर क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होती है। अब हम समझेंगे ज्वारीय ऊर्जा। क्या समझेंगे हम, ज्वारीय ऊर्जा। क्या समझेंगे हम, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि बच्चों आपको पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब होता है घूमती है, क्या करती है, घूर्णन करती है। तो उसी घूर्णन की गति के कारण जो चंद्रमा होता है वो गुरुत्वीय, चंद्रमा का गुरुत्वीय होता है, जिसके कारण सागरों में लहरें क्या करती हैं, उठती और गिरती हैं। क्या होती है, सागरों में लहरें क्या होती हैं, उठती और गिरती हैं। ये सागरों में लहरें सागर के तटों पर, किस पर होती हैं, तटों पर क्या उठती और गिरती हैं। जिन तटों पर लहरें उठती और गिरती हैं उससे क्या, उनमें ज्वारीय भाटा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ज्वारीय भाटा उत्पन्न होता है। उसी ज्वारीय भाटा को एकत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उसके किनारे, सागरों के किनारे क्या किए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। जब उन बांधों में फिर दोबारा से लहरें उठेंगी और गिरेंगी, उन बांधों में क्या, एक टरबाइन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है। तो जब उन बांधों में ज्वारीय भाटा के कारण जो ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और वही ऊर्जा उस टरबाइन को क्या करेगी, जो पानी अपना उठा और गिरा, उसी पानी को क्या करेगी, वो टरबाइन द्वारा घूमता है। टरबाइन क्या करता है, घूमता है, और वो टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार देखो ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार बनाई जाती है। अब आती है अपन भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि आपके चैप्टर में ये सारे दिए हैं तो इसलिए मुझे समझाना जरूरी है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय क्या हो जाता है, पृथ्वी के भूतल में, पृथ्वी के भूतल मतलब भूपर पट्टी में देखती हुई क्या होती है, चट्टानें होती है। क्या होती है, चट्टानें होती है। जब उच्च ताप हो जाता है, क्या अधिक ताप हो जाती है, तो वो चट्टानें क्या फटकर क्या हो जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है। क्या आ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है। जैसे एक ये चट्टान है और दूसरी ये चट्टान है, तो जब ये क्या हो, उच्च ताप होता है तो ये फटकर क्या हो जाती है इससे, तो इनमें से क्या भाप बनती है, क्या बनती है, भाप बनती है। तो वो भाप कभी कभी तो क्या होता है, उच्च ताप के कारण बाहर निकल जाती है। क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी वो चट्टानों की जो भाप होती है वो क्या है, जब कम ताप होता है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। भाप क्या होती है, बीच में ही बंदी हो जाती है। क्या हो जाती है, बीच में। इसी भाप को निकालने के लिए, वो भूतापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें पाइप लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, पाइप लगा दिए जाते हैं। वो पाइपों में क्या उच्च दाब होता है, क्या होता है, उच्च दाब होता है। जब उनमें उच्च दाब होता है तो जो देखती हुई चट्टानें होती हैं उनमें क्या फिर दोबारा से भाप बनती है। वो भाप बनकर क्या पाइप द्वारा क्या बाहर चली जाती है। क्या होता है, बाहर चली जाती है। और वही भाप को क्या भूतापीय ऊर्जा के रूप में, भूतापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा ये सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में होता है, क्योंकि वहां पर भूतापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। अभी भारत में ये टेक्नोलॉजी ज्यादा संभव नहीं है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको नाभ की विखंडन समझाया था, उसके बाद में नाभ की संलयन समझाया था, उसके बाद में सौर ऊर्जा क्या होती है ये समझाया था, सोलर कुकर, सोलर पैनल, सौर पैनल, और लास्ट में भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा, और आगे का मेरा लेक्चर होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो बच्चों अगर मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आप तक सीधे पहुंचे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।